हम लोग आज आधुनिक भारत में एक नया विषय यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का एक लंबे समय तक लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रहा। भारत पूर्व में भी गुलाम होता रहा है यानी विदेशी शक्तियों के माध्यम से, लेकिन पूर्व के जो विदेशी शक्तियां थीं जैसे मुगल, तुर्क और जो आधुनिक काल में ब्रिटिश शक्तियां, विदेशी शक्तियां ब्रिटेन के रूप में आई, दोनों में एक महान अंतर था कि पूर्व के जितने भी शासक वर्ग थे उनका अपने मातृ देश से कोई संबंध नहीं रहा। वो जो भी राजस्व की वसूली किए या जो भी शासन किया वो सब के सब भारतीय परिवेश में किया और यहाँ से वसूले गए धन का निवेश यही किया। कोई बाहर लेकर के वो लोग धन नहीं गए और फिर सब रह भी यही गए। कोई यहाँ से अपने मूल स्थान को नहीं गए, यानी बाहर से आए थे, एक वास्तविकता थी, लेकिन भारत के होकर रह गए, ये भी एक वास्तविकता है। तो ये प्राचीन काल से ये दृश्य हम लोग को देखने को मिलता है कि भारत में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आधुनिक काल या मध्यकाल में विदेशी जातियां आई, बल्कि प्राचीन काल में ईरानी आए, यूनानी आए, हून आए, शक आए, कुषाण आए, उसके बाद तुर्क आए, मुगल आए। ये सिद्धांत कि यहाँ आकर के शासन करना, यहीं के हो के रह लेना और यहाँ से प्राप्त धन का निवेश यहीं करना, ये प्राचीन से लेकर मध्यकाल तक जो भी विदेशी जातियां आई उन सब की प्रकृति यही है। और ये एक वैश्विक परिघटना थी। ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारतीय परिवेश में, हर दौर में विश्व के कुछ क्षेत्रों में कुछ विशेष जातियों का उदय हुआ और वो जातियां जो है शक्तिशाली हो गई और अपना विस्तार दूसरे क्षेत्रों में किया। इसमें भारत की भी कुछ शक्तियां शामिल हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इंडोनेशिया में एक वंश था शैलेंद्र वंश, वो भारतीय वंश था और यहाँ से वो लोग गए थे इंडोनेशिया। इसीलिए इंडोनेशिया में आप जाइएगा तो हिंदू मंदिरों के अवशेष व्यापक पैमाने पर मिलेंगे वहाँ के जंगलों में। अब वहाँ उद्भेदन हो रहा है। इसी प्रकार से चोल डायनेस्टीज जो थी, वो चोल डायनेस्टीज ने भी अपने समय में विस्तार किया था दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में या अन्य क्षेत्रों में उनका विकास जो है वो विस्तार हुआ था। तो जब जब किसी भी भूभाग में प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक को ऐसी जातियां उदित हुई, उन जातियों ने अपना विस्तार अपने क्षेत्र से हटकर दूसरे क्षेत्रों में किया और सबों ने वहां जाकर के जिस क्षेत्र में शासन किया वहीं के होकर रह गए। तो ये बात भारत पर भी लागू होती है, ये बात विश्व के दूसरे क्षेत्रों पर भी लागू होती है। तो जैसे कि आप देखिए ईरानियन इन्वेजन सबसे पहला भारत में, तो उस समय ईरान का हखामनी वंश पूरे विश्व में साम्राज्य विस्तार कर रहा था। फिर यूनान का सिकंदर जो था वो विश्व विजेता बनना चाहता था। सिर्फ भारत पर ही आक्रमण नहीं किए, अन्य देशों पर भी आक्रमण किया उसने। तो एक वैश्विक रणनीति थी उस समय की परिवेश के अनुसार। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आक्रमण था ये पूर्व के सभी आक्रमणों से भिन्न था, ये आपको समझना होगा। और इस भिन्नता के पीछे कारण क्या था कि यूरोप में उस समय नए विचारों का उदय हो रहा था। बहुत सारे विचार थे, उसमें एक विचार इस कंटेक्स्ट में जानना आपके लिए जरूरी है और वो है वाणिज्यवाद, मर्केंटिलिज्म। वाणिज्यवाद, मर्केंटिलिज्म एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उदित हो रहा एक नई व्यवस्था थी, एक नया सिस्टम। उस सिस्टम्स को समझना होगा। आमतौर पे बोला जाता है कि व्यापार वाणिज्य से जुड़े हुए घटनाक्रम को वाणिज्यवाद बोलते हैं, मर्केंटिलिज्म बोलते हैं। लेकिन ये तथ्य का सरलीकरण करना होगा, सिंप्लीफिकेशन करना होगा। क्यों ऐसा? इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई मेरे व्यापार वाणिज्य तो प्राचीन काल से हो रहा था, तो फिर उस समय के व्यापार वाणिज्य के लिए हम वाणिज्यवाद या मर्केंटिलिज्म शब्द का क्यों नहीं प्रयोग करते? एक बात हुई। इसी समय जो आधुनिक काल आया उसी समय व्यापार की घटना जो घट रही थी उसके लिए वाणिज्यवाद शब्द इस्तेमाल किया गया, मर्केंटिलिज्म शब्द इस्तेमाल किया। क्यों? इस अंतर को आपको समझना होगा।
प्राचीन काल से मध्यकाल तक जो व्यापारिक गतिविधियां थी, वो व्यापारिक गतिविधियां सिर्फ लाभ के लिए थी, प्रॉफिट के लिए। और प्रॉफिट का उद्देश्य क्या होता था व्यापारियों का? कि अपना जीवन यापन करना, सिर्फ यही उद्देश्य होता था। इसीलिए वो वस्तु को उतना ही मूल्य पर बेचते थे जितना से उनका जीवन चल जाता था। और दूसरा कि व्यापार ये जो मध्यकाल तक था, व्यापक पैमाने पे बड़ी मात्रा में नहीं होता था। घोड़े से, टट्टू से, बैलगाड़ी से, इन सभी साधनों से व्यापार होता था, यानी छोटा छोटा व्यापार होता था। लेकिन जब आधुनिकता आई तो व्यापार का स्वरूप बदल गया। अब व्यापार जो है पूंजीवाद से जुड़ गया। व्यापार का पूंजीवाद से जुड़ने का अर्थ क्या हुआ? कि अब लाभ सिर्फ अपने उपयोग के लिए नहीं, बल्कि अब लाभ पूंजी के निर्माण के लिए किया जाने लगा। यानी हम किसी वस्तु को बेचकर जो कमाएं, उससे इतना ही नहीं फायदा हो कि जिससे अपना भरण पोषण करें, बल्कि भरण पोषण करने के अतिरिक्त जो है और धन बचे हमारे पास, ताकि हम पूंजी का संग्रह कर सकें। तो जब व्यापार वाणिज्य से पूंजीवाद जुड़ गया, कैपिटलिज्म जुड़ गया, तभी उस व्यापार वाणिज्य को वाणिज्यवाद या मर्केंटिलिज्म कहा। और इसका वृहत रूप धीरे धीरे ये हो गया कि अब पूंजी से पूंजी बनाने की या पैसा बनाने की प्रवृत्ति बढ़ गई। तब क्या हुआ साहब? तब हुआ कि अब छोटे छोटे वस्तुओं का व्यापार नहीं होने लगा। अब बड़े बड़े वस्तुओं, माने एक एक जहाज होता था, उस पर सामान लद करके जाता था और उसमें अनेक लोगों की भागीदारी होती थी। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों की स्थापना हुई और फिर बाज़ाब्ते तौर पे व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना शुरू हुआ। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आगमन हुई, ये इसी प्रकार का एक संयुक्त पूंजी कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें एक लोगों का रुपया नहीं मिला हुआ था, बहुत लोगों का था। और ये सब के सब ब्रिटेन में रहते थे, भारत में नहीं आते थे। एक कंपनी बना दिया, डायरेक्टर बना दिया लोगों को, और वही डायरेक्टर इस कंपनी का संचालन करता था। तो इस तरीके की कंपनियां व्यापार करने के लिए सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बना था, बल्कि यूरोप के और भी देश थे, जैसे पुर्तगीज थे, फ्रेंच थे, डेन थे, स्वीडिश थे। इन लोगों ने भी कंपनियां बनाई और सबका उद्देश्य पूर्व के साथ व्यापार करना। बात समझ में आई? तो इस कंटेक्स्ट में भारत में यूरोपियों का आगमन होता है। तो पूरा बात पढ़ाने से पहले इंट्रोडक्टरी ये बातें पृष्ठभूमि में हमें बताना बहुत ही ज़रूरी था। अब जो बोर्ड पर लिख करके हम बता रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स बता रहे हैं, ठीक है? तो इसमें हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए साहब, भारत का यूरोप के साथ जो व्यापार था, वो आधुनिक काल से नहीं, बल्कि प्राचीन काल से ही था, एंशिएंट पीरियड से, ठीक है ना? लेकिन यह जो व्यापार था प्राचीन काल से, यह अप्रत्यक्ष था, इनडायरेक्ट था। मतलब कि भारत का सामान यूरोप के लोग डायरेक्ट आकर के नहीं लेते थे, या भारत के लोग भारत का सामान यूरोप में प्रत्यक्ष रूप से जाकर के नहीं बेचते थे। इसका अर्थ ये हुआ। तो अप्रत्यक्ष में मध्यस्थता आ जाएगी कि कौन मध्यस्थ था। तो इसमें मध्यस्थ की जो भूमिका निभा रहा था वो अरबी व्यापारी, यानी प्राचीन काल से जो व्यापार हो रहा था, भारत
और यूरोप के बीच में वो अप्रत्यक्ष था, और अप्रत्यक्ष में मध्यस्थ की भूमिका कौन निभा रहे थे? अरबी व्यापारी। ठीक है, अब अरबी व्यापारी जो निभा रहे थे, तो यह जो व्यापार का मार्ग था दोनों देशों के बीच में, उस पर प्रश्न आज उठता है कि आखिर किस मार्ग से ये अरबी व्यापारी व्यापार करते थे, तो ये जानना पड़ेगा आपको। उसमें 3 मार्ग का विवरण मिलता है। कितना मार्ग का? 3 मार्ग। हम मैप के जरिए भी आपको समझाएंगे, घबराइए नहीं। तो 3 मार्ग में जो पहला मार्ग था वो सड़क मार्ग था। दूसरा जो मार्ग था वो फारस की खाड़ी से होकर था। ठीक है, और तीसरा जो मार्ग था वो लाल सागर से होकर के। ठीक है, अब देखिए हम मैप पे दिखाते, घबराइए नहीं। ये जो सड़क मार्ग था ये असुरक्षित होने के कारण, असुरक्षित होने के कारण अधिक प्रयुक्त नहीं होता। अधिक प्रयुक्त नहीं होता। जहां तक लाल सागर का प्रश्न है, ये वाले का, तो कोहरा के कारण, कोहरा समझ में, फॉग, कोहरा के कारण अधिक प्रयुक्त नहीं होता। और ये जो फारस की खाड़ी का मार्ग था, यही मार्ग अधिक प्रयुक्त होता प्राचीन काल से। अब देखिए ये तीनों जो मार्ग है ना, उसका डेस्टिनेशंस कहाँ है था, कहाँ जाते थे लोग, वो जानना आपके लिए जरूरी है। तो इस पर आते हैं, ये वाला जो मार्ग है, ये पैदल कैसे जाते थे? तो ये अफगानिस्तान होते हुए एवं काला सागर होते हुए कुस्तुनतुनिया पहुंचते थे। और फिर ये कौन? तो अरबी व्यापारी। ठीक है ना, और उसके बाद यहां से वेनिस, माल पहुंच जाता था, और वेनिस से फिर संपूर्ण यूरोप में फैल जाता था। यानी यहाँ वेनिस में यूरोप के व्यापारी रहते थे। वेनिस इटली का एक शहर है, तो वहां से यूरोपीय व्यापारी सारे यूरोप में पहुंचा दिया करते थे। अब आ जाइए कि ये जो लाल सागर वाला मार्ग है, ये वाला, ठीक है, तो ये मिस्र जाता था। ठीक है, हम सब नक्शा से बताते हैं आपको। मिस्र से फिर वेनिस जाता था, और फिर वेनिस से जो है यूरोप में फैलता था। और ये वाला जो मार्ग है फारस की खाड़ी वाला, ये कुस्तुनतुनिया जाता था। कुस्तुनतुनिया, और फिर कुस्तुनतुनिया से वेनिस, यानी यूरोप के व्यापारी लेके चले जाते थे वहां, और फिर वेनिस से सारे यूरोप में ये फैल जाता। अब इस मैकेनिज्म को आपको मैप के माध्यम से समझना है, ताकि आपके मस्तिष्क में पूरी की पूरी बात समझ में आ जाए और चली जाए।
यहां पर आपको देखना है, इसको समझ, हम लोग को यही समझना है यहाँ पर, है ना। तो ये भारत है, हमने बताया पहला मार्ग क्या भाई, तो सड़क मार्ग, ठीक है ना। आपको देखना है कि पहले 2 पॉइंट के आपको कहाँ है, यहाँ इटली है ये वाला, इसको आप वेनिस मानिए, यहीं तक पहुंचना है सबको, है ना, यहीं तक पहुंचना। ये तुर्की है, तुर्की का ये जो इलाका है कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया इसको बोलते हैं, जो यूरोप में पड़ता है, ठीक है। ये 2 बिंदु देख रहे हैं, ये एक ऐसा डेस्टिनेशन था कि यहाँ भारत से माल आता था, और यहाँ से फिर यहाँ से जो लोग लेके जाते थे भारत से, वो अरबी थे, अरब व्यापारी थे। यहाँ इंटरनेशनल मार्केट था, ये कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल आज बोला जाता है। तो यहाँ वेनिस के व्यापारी आकर के यहाँ से माल को ले आते थे इटली के वेनिस में, और फिर यहाँ से यूरोप के जो अन्य व्यापारी थे वो पूरे यूरोप में जो है फैल जाता था, ठीक है। अब देखिए कि भारत से जो 3 मार्ग, तो सबसे पहले हम लोग स्थल मार्ग को लेते हैं, ठीक है। तो स्थल मार्ग यहाँ से होते हुए इस ढंग से जाता था, ये पहुंच गया। तो ये काफी असुरक्षित था, चोर डाकू रास्ते मिलते थे, इसलिए जो है ये मार्ग जो है ज्यादा व्यापार नहीं होता। दूसरा मार्ग जो है हमने कहा कि लाल सागर से, तो ये ऐसे था। यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया है, ये इजिप्ट जो मिस्र देख रहे हैं, ये फॉग जमा रहता था, तो फॉग की वजह से जो है ये मार्ग असुरक्षित, यानी पहला मार्ग ये हो गया, दूसरा मार्ग ये हो गया, और तीसरा ये फारस की खाड़ी है। ये यहाँ से फारस की खाड़ी से होकर के ईरान इराक होते हुए तुर्की होते हुए यहाँ जाता। तो ये तीसरा मार्ग था, ये ज्यादा प्रयुक्त होता था, डिस्टेंस भी कम था। आप समझ गए ये इस मैप को देखने के बाद? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए कि आगे में क्या होता है। सर फर्स्ट में कौन से कंट्री ज्यादा डिस्टर्ब करता था ट्रेड के लिए? फर्स्ट में कौन सा कंट्री डिस्टर्ब करता था ट्रेड के लिए सर? रोडवेज। देखिए फर्स्ट रूट जो था ना, वो जगह जगह लुटेरे थे, ठीक है। जिस जगह से जा रहा सब जंगली इलाका, तो उस समय का, जिस समय का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, उस समय कौन लुटेरा था ये ट्रेस करना इतिहास में बहुत मुश्किल है। कोई कंट्री बहुत सारे कंट्री से होकर गुजर रहा, देख रहे हैं यहाँ से। अभी का जो पाकिस्तान है, उसमें तो पाकिस्तान नहीं था, अफगानिस्तान, ऐसे होते हुए फिर आपको कजाकिस्तान होते हुए, फिर यूरोप का जो इलाका रशिया वाला, वहाँ से होते हुए आपको ये तुर्की में इन करता था। तो सारे जगहों पर जो थे वो लुटेरे बैठे रहते थे, इसलिए संभव नहीं था। तो कुछ लोग जोखिम करते थे, टुकड़े टुकड़े में करके, के बीच में कहीं पर गए, वहाँ बेच दिया, वहाँ का व्यापारी आगे लेके चला गया। तो ये बहुत डिले वाला था। यहाँ था कि जो ये मार्ग आप फारस की खाड़ी का देख रहे हैं, तो ये बहुत शॉर्टकट भी था, और प्लस एक ही व्यापारी वहाँ तक पहुँचाएगा। तो 6 महीना उसको लगा, 6 महीने में माल पहुँच गया। और इस रूट से अगर जाता था, साल 2 साल भी लग जाता था माल को पहुँचते था। ये सारी चीजें। तो जो व्यापारी होते थे, वो व्यापारी काफी साहसी होते थे, और सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, सूचनाओं का आदान प्रदान, एक महादेश से दूसरे महादेश में कल्चर का आदान प्रदान, समझ गए, ये सब भी काम व्यापारियों के माध्यम से होता था। क्लियर? ये तो हमने इतना बताया आपको उस व्यापारिक मार्ग के बारे में। अब आइए कि एक घटना घटती है, और वो घटना है कि 1453 ईस्वी में, कब? 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया जो तुर्की का शहर था, जो उस समय व्यापार का केंद्र था, इस कुस्तुनतुनिया पर, कॉन्स्टेंटिनोपल पर, जो आज जाना जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल, तो इस पर जो है वो तुर्कों का अधिकार हो गया। क्या हो गया?
तुर्कों का अधिकार। टर्की से। नहीं, तुर्क यहाँ जाति है, हम बताते हैं आपको, घबराइए नहीं। और तुर्क क्या थी? एक बर्बर जाति थी। तुर्क बर्बर जाति। अब इस कारण से जो भारत और यूरोप के बीच पारंपरिक व्यापारिक मार्ग था, भारत यूरोप का व्यापार क्या हो गया? बाधित हो गया। जो प्राचीन काल से होता आ रहा था व्यापार, वो व्यापार क्या हो गया? बाधित। कैसे बाधित हुआ? कि असल केंद्र तो तुर्की था, तुर्की का शहर कुस्तुनतुनिया था। कुस्तुनतुनिया पर ही तुर्कों ने अधिकार कर लिया। जो पूर्व से हमसे पढ़ते आ रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते कि तुर्क कौन थे। आप नए हैं इसलिए आपको अलग से हम बता दे रहे हैं ताकि पूरा चीज समझ में आए। एक मंगोलिया में अक्ताई पहाड़ी था। मंगोलिया देख रहे हैं? चाइना के उधर से। सॉरी, ये वाला जो इलाका होगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ से दो जातियों का उदय होता है, एक तुर्क का और एक मुगल का। ये दोनों का यहीं से उदय होता है और दोनों बर्बर जाति थी। बर्बर जाति होने के पीछे उनका एक आधार था कि ये अनफर्टाइल लैंड में निवास करते थे। जहां पर तुर्क लोग या मंगोल लोग रहते थे वो फर्टाइल लैंड यानी उर्वर भूमि नहीं थी। और उस समय का जो स्थिति थी, उस समय जीवन यापन करने के लिए सबसे अच्छा साधन जो था वो भूमि ही था। आज भी है वो, लेकिन आज दूसरे चीज भी प्रभावशाली हो गए हैं, जैसे उद्योग, सर्विस, तो उसमें भी लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कृषि कर्म से कोई मतलब नहीं, वो पूरा का पूरा या तो उद्योग में लगे हुए हैं और वो या फिर सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। लेकिन जिस समय का इतिहास पढ़ रहे हैं उस समय के अधिकांश लोग कहिए वो कृषि कर्म में लगे रहते थे, वही जीविका का मुख्य साधन हुआ करता था। बहुत कम लोग कारीगरी के पेशा में या व्यापार के पेशा में लगे होते थे। तो ऐसी परिस्थिति में जो अक्ताई पहाड़ी का इलाका था वो पूरी तरीके से अनवरत था, वहाँ आदमी रहते थे, एक तुर्क जाति रहती थी। तो उनकी जीविका का साधन सिर्फ लूट मार करना था, अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके लूट लेना, या कोई व्यापारिक काफिला जा रहा है उसको लूट लेना। तो ये जो लूट मार का धंधा करते थे वो लोग, इससे उनमें युद्धक प्रवृत्ति का निर्माण हुआ और उस समय का विश्व की सबसे बड़ी युद्धक जाति बन गई। और सबसे बड़ी बात है कि ये धर्म को नहीं मानते थे। इनका क्या रिलीजन्स था? कुछ नहीं। तो धर्म विहीन आदमी जो है एक अनकल्चर्ड व्यक्ति हो जाता है। उनके पास संस्कृति, सभ्यता नाम का कोई चीज नहीं आ रहा है। तो ऐसे थे तुर्क। फिर बाद में आके इस्लाम के संपर्क में आए तो ये लोग धर्म को अपनाया और एक सुसभ्य व्यक्ति बने। तो भारत में इन्हीं तुर्कों के द्वारा राज्य स्थापित किया गया, जिसको दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। अब बात समझ में आई? तो उनका 1453 में जो है जब अधिकार हो गया कुस्तुते, तो बारबरिक थे, तो सारे व्यापार को तहस नहस कर दिया। यानी व्यापारी कोई आया, इनका तो काम था लूटना, तो लूट लिया करते तो कोई जाएगा व्यापार करने? तो इससे ना अरबी व्यापारी कुस्तुनतुनिया पहुंचे और ना वेनिस के व्यापारी सामान लेने के लिए कुस्तुनतुनिया पहुंचते थे। क्लियर? तो ये जो व्यापार मार्ग बाधित हुआ, तो इसका प्रभाव जो है, इस बात का प्रभाव यूरोप पर पड़ा। क्या पड़ा साहब? कि भारतीय काली मिर्च और विलासिता की सामग्री ये यूरोप को मिलना बंद हो गया। क्या हो गया? यूरोप को मिलना बंद हो गया।
ठीक है ना। अब देखिए यहां पर समझने में कि काली मिर्च का क्या रोल था। भारत की खोज जो हुई यूरोपियों के द्वारा, अभी तक भारत को वो लोग नहीं जानते थे। अरबियों के माध्यम से भारत का सामान उनको मिला करता था, लेकिन काली मिर्च की आवश्यकता उनको अति प्राचीन काल से थी। क्यों? क्योंकि यूरोप एक ठंडा देश था, शीतोष्णकटिबंधीय देश है, ट्रॉपिकल जोन का देश है। सही बोल रहे कि टेम्परेट जोन का देश है। और ऐसे में वहां पशु जो है मर जाया करते थे, बहुत जब जाड़ा पड़ता था तो मर जाया करता था। उन लोग का मुख्य भोज पदार्थ पशुओं का मांस था। तो जब पशु मरने लगते थे तो उसको उसके गोश्त को संरक्षित रखने के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल करते थे। उसको पीस के उसका पाउडर बना के उसको लेप कर दिए तो गोश्त सुरक्षित रहता था। तब उनका खाद्यान्न सामग्री की समस्या हल होती थी। दूसरा, इस काली मिर्च से खाना स्वादिष्ट हो जाता था। तो एक लंबे समय से आदत लगी हुई थी उसकी, इसलिए बिना काली मिर्च का उनका जीवन अधूरा हो रहा था। पहली बात। दूसरी बात कि बहुत सारी भोग विलास की वस्तु। अब यहाँ पर आपकी जो मानसिकता है तो भोग विलास में सिर्फ एक ही चीज आपको नजर आता होगा, वो बता दीजिए क्या? शराब। ठीक है, तो यहां पर भोग विलास का अर्थ शराब नहीं है। इस भोग विलास का अगर अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी आप लीजिए तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, लग्जरी आइटम। असल वर्ड क्या है? लग्जरी आइटम। तो लग्जरी आइटम का मतलब क्या होता है आशुतोष भाई? तो जो जीवित रहने की सामग्री है उसके अतिरिक्त, जैसे उदाहरण के लिए कि आपके जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है, तो खाना, कपड़ा, घर, है ना। अब इसके अतिरिक्त आप अंगूठी पहन रहे हैं, हार पहन रहे हैं, समझ रहे हैं ना, या फिर कपड़े में ही जो है आप जरी वगैरह लगा रहे हैं, आप रेशम का कपड़ा पहन रहे हैं, तो ऑल ऑफ देम आर लग्जरी आइटम। ये सब लग्जरियस आइटम। तो भारत में ये सब आइटम अति प्राचीन काल से बन रहा था। बहुत सारा क्षेत्र किसी विशेष चीज के लिए जाना जाता था और उस चीजों की विदेशों में मांग थी। जैसे भारत का सूती कपड़ा विदेशों में प्राचीन काल से मांग था। उरैयूर इसके लिए मशहूर था। मथुरा का सटका इस कपड़ा जो है विश्व में मशहूर था। बनारस का रेशम का कपड़ा विश्व में मशहूर था। ठीक है, इसी तरीके से हस्तशिल्प की बहुत सारी चीजें थी, जैसे ऑर्नामेंट्स की बहुत सारी चीजें कारीगर यहाँ बनाते थे, वो सब विदेशों में बहुत अच्छे दाम पर मिलते थे। विलास की सामग्री का अर्थ यहाँ पर ये सब। तो वो सब जो है मिलना जो है वो बंद हो गया। बात समझ में आ रही है? अब तो इसकी प्राप्ति है, ये जो खंड हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसकी प्राप्ति हेतु भारतीय व्यापार के लिए नए मार्ग की खोज शुरू हुई। कुस्तुंतनिया तो वो लोग जान गया कि अब वो हमको नहीं मिलेगा वहां से, मंगोलिया से नहीं, कुछ भाया कुस्तुंतनिया से अब व्यापार नहीं होगा भारत का। यानी ये जो व्यापार हमने देखा है ये बाधित हो गया तुर्कों के द्वारा। तो अब यूरोप के लोगों ने नए मार्ग की खोज करनी शुरू कर दी। इसमें एक शासक था पुर्तगाल का, पुर्तगाल का एक शासक था जिसका नाम था हेनरी चतुर्थ। चूंकि इसने बहुत सारा प्रयास किया था नौकायान के क्षेत्र में,
इसीलिए इसको जो है वो हेनरी द नेविगेटर कहा गया। नौचालक, नेविगेटर का मतलब नौचालक होता है। तो यहाँ पर आपको जगह बचाना है, आगे बहुत कुछ लिखना है, तो हेनरी के बारे में थोड़ा बताते हैं कि इसने क्या किया। कि सबसे पहले ये पुर्तगाल का था। पुर्तगाल में हेनरी नेविगेटर के प्रयास सफल इसलिए हो गए नेविगेशन के क्षेत्र में, क्योंकि पुर्तगाल का जो समुद्री तट था वो कटा छटा हुआ था। तो जो कटा छटा क्षेत्र होता है वो नौ संचालन के लिए उपयुक्त होता है। जो खड़ा ढाल वाला होगा वहां बंदरगाह बनेगा ही नहीं। तो पुर्तगाल का जो तटीय क्षेत्र था, यानी ये वाला, वो ऐसा क्षेत्र था कि ये साहब कटा छटा हुआ था। यहाँ पर पुर्तगाल और स्पेन है, दोनों देश साथ साथ। तो प्रारंभिक प्रयास इन लोगों ने ही किया था। तो भौगोलिक रूप से नेविगेटर को एक अच्छा तट मिल गया। खुद इच्छुक था तो उसने वेधशाला का निर्माण करवाया। वेधशाला मतलब एक स्कूल ऐसा कि जहां नौ चालन की यानी नेविगेशन की समुद्र में यात्रा करने का ट्रेनिंग दिया जाता था, यानी नेविगेटर को तैयार किया जाता था। वह अब इसी समय दो वैज्ञानिक खोज हुआ जो नेविगेशन में मील का पत्थर साबित हुआ। उसमें एक खोज था एस्ट्रोलैब और दूसरा खोज था कंपास। तो कंपास से दिशा पता चल जाता था और एस्ट्रोलैब से अक्षांश पता चल जाता था, लैटिट्यूड। तो समुंदर 20 समुंदर में है, तो सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है समुंदर में या हवाई जहाज ऊपर में आसमान में कि हम किस लैटिट्यूड पर हैं और किस लैटिट्यूड पे जाना है और वो किस दिशा में है। तो जो जहाज चलाता है उसको आज भी इसी चीज की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है और उसी लैटिट्यूड और दिशा का निर्धारण करके जहाज को मोड़ देता है अपना। इसकी जानकारी एक व्यक्ति को नहीं थी तो कहां से कहां पहुंच गए ये भी बताएंगे। बात समझ में आ रही है ना। इसकी दिशा की जब जानकारी हुई तो एक व्यक्ति सही जगह पर पहुंच गया। तो आपको आगे के थोड़े से डिस्कशन में पता चल जाएगा। तो इस तरीके से कैंपास और एस्ट्रोलैब का जो आविष्कार हुआ तो इसने भी सहयोग किया। प्लस पुर्तगाल सुखी संपन्न था, पैसे भी थे, तो वो धन दे करके जो है वो बड़ा बड़ा अभियान करवाता था। तो इस तरीके से जो है वो इसके प्रयास से जो है वो क्या हुआ कि भौगोलिक खोज को, ज्योग्राफिकल इन्वेजन्स को बल मिला। ठीक है, अब आइए आगे बात कि भौगोलिक खोज क्या है, ज्योग्राफिकल इन्वेंशंस क्या है। शब्दों के आधार पर जानिए तब समझ में बात आएगी। अगर इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया तो यहीं पर द्वंद रह जाएगा, डायलेमा रह जाएगा आपके दिमाग में और बातें ठीक से समझ में नहीं आएगी। अगर हम छोड़ दे तो आप क्या समझिएगा भौगोलिक खोज का मतलब क्या भाई? तो अक्षांश दिशांश की खोज हुई है, टापू की खोज हुई, यही सब दिमाग में बात चली है। वास्तविक बात यह है कि इस समय तक, यानी हम लोग किस समय का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो 15वीं शताब्दी। तो 15वीं शताब्दी के अंत तक विश्व के बारे में लोगों की जानकारी अल्प थी, कम थी। जैसे यूरोप के लोग जानते थे कि हम ही विश्व हैं, जहां से माल आता है वो सब उनको था, कहां से कोई जगह से आता है अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। जो व्यापारी था वो जानता था सिर्फ कि वो भारत भी है और उस जा करके एक इटली भी शहर है जहां मेरा माल जाता है, बस यही जानकारी। नहीं यूरोप के लोग एशिया महादेश से परिचित थे, नहीं एशिया के लोग यूरोप महादेश से परिचित थे।
न ही अफ्रीका के लोग यूरोप से परिचित थे, न ही यूरोप के अफ्रीका के। यही बात, ना अफ्रीका एशिया से परिचित था, ना एशिया अफ्रीका से परिचित था। और दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो अपरिचित शुरू से रहा है। तो इसका मतलब ये कहिए कि 1500 ईस्वी तक दुनिया एक दूसरे से अपरिचित थी। आज जो 7 कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं आप ज्योग्राफी की किताब में, तो 1500 ईस्वी से पहले 7 कॉन्टिनेंट नहीं पढ़े जाते थे। कितनी खूबसूरत बात। अब पढ़े जाते हैं, तो ये पढ़े इसलिए जाते हैं कि 1500 ईस्वी के बाद इसकी खोज हुई। 1500 ईस्वी के बाद जो इन महादेशों की खोज हुई, उसी खोज को भौगोलिक खोज बोलते हैं। अब बात समझ में आई? भौगोलिक खोज का अर्थ अक्षांश देशांतर रेखाओं की खोज से नहीं। भौगोलिक खोज का अर्थ विभिन्न महादेशों का एक दूसरे से परिचय से। क्लियर? अब देखिए कि साहब इसको हम लोग इस ढंग से पढ़ सकते हैं कि सर्वप्रथम चौदह सौ 84 या 87 होगा, 84 होगा ईस्वी में बार्थोलोमियो डायस था। एक व्यक्ति था, नाविक था। इसने उत्तमाशा अंतरी जिसको इंग्लिश से बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ, इसके बारे में बहुत सुना है। बताते हैं सब सर, घबरा क्यों है? आपको इस ढंग से पढ़ाया जाएगा कि आपको पढ़ाई से मोहब्बत हो जाएगी। लगा कि नहीं, इम्तहान देना तो बात की बात है, पहले पढ़ लेते हैं बढ़िया से। अगर इस भावना से, ये भावना विकसित करने में हम सफल रहे, यदि आपको सिर्फ ऑफिसर ही नहीं बना पाएंगे बल्कि एक अच्छा आदमी बना देंगे। तो ज्यादा महत्वपूर्ण है नौकरी लेने या ऑफिसर बनने से एक अच्छा आदमी बनना, क्योंकि अच्छा आदमी से ही समाज को फायदा होता है, सिर्फ उसी को फायदा नहीं होता। वो तो खुद शांति से रहता ही है, प्लस समाज में भी शांति पैदा करता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसी का जब जब अभाव रहा है ज्ञान का, तब तब देश में अशांति पैदा होती है। इसलिए पढ़ाई बहुत ही जरूरी है, न सिर्फ आपके लिए बल्कि समाज के लिए, देश के लिए, सभी के लिए। और दुर्भाग्य की बात है कि आजकल हमारे देश में पढ़ाई का कल्चर खत्म होता जा रहा है। देश में क्या, वैश्विक स्तर पर जब से सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो उसका एक कुप्रभाव ये पड़ा कि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कोई चीज की भी जानकारी उनको चाहिए तो गूगल बाबा हाजिर है, उसमें टाइप किए, मिल गया। और इतना निर्भरता गूगल बाबा पर हो गई कि अब याद करने की जो परिपाटी थी, वो परिपाटी ही खत्म हो गया। आप सोचिए कि वेद जो है वो जिस समय अवतरित हुआ था इस धरती पर, वो लिखा नहीं गया। उस समय से ले गुप्ता पीरियड तक लोग जबानी याद करके पहुंचाए हैं। लेकिन आज आप देखते हैं कि असंभव है ये। हर चीज के लिए आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे इतना डिपेंडेंट रह गए कि हद तो ये है कि लोग अपना नाम भी भूल जाते हैं, दूसरे का नाम तो याद रहता ही नहीं। ये सुनो सुनो सुनो, अरे क्या ये कर रहे हैं, अरे यार नाम भूल गए थे इसीलिए ये कर रहे हैं। तो इस वजह से आप जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने लिए, समाज के लिए। तो आइए हम अपना सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो बार्थोलोमियो डायस जो नाम है, उसके पहले कुछ बातें सुन लीजिए आप कि ये जो 1484 या 87, थोड़ा कंफ्यूज है वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर मान के चलिए 84 ही। तो 1484 से पहले जानते हैं क्या विचारधारा थी? कि पृथ्वी चपटी है, अगर हम पृथ्वी के किनारे जाएंगे
और थोड़ा दूर निकल जाएंगे तो डूब जाएंगे। अब इस वजह से पुनीता जी, जो यहाँ पर का लोग है ये इतने ही दूर पड़ता था आगे, ये जो यहाँ का लोग था वो इतने ही दूर पड़ता था, आगे जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो इस समय ये भौगोलिक खोज हुआ कि नहीं, पृथ्वी गोल है और एक किनारे से यात्रा करके दूसरे किनारे तक हम पहुंच सकते हैं। अब ये तो खोज हो गई, लेकिन इस खोज को व्यवहारिक रूप जो दिया जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का नाम था बार्थोलोम्यू डायस। क्या व्यवहारिक रूप दिया कि तुर्की से ये जहाज लेके निकला यहाँ से, और ऐसे होते होते पूरा महादेश क्रॉस करके यहाँ पहुंच गया। ये पहला व्यक्ति था जो यूरोप से चला, अफ्रीका के तटों पर होते हुए एकदम अफ्रीका के अंतिम बिंदु तक पहुंच गया। उसके बाद फिर समुद्र था। तो चूंकि वहां से होप यानी आशा जगी, तो इसीलिए उसको जो है आशा अंतरिप कहा गया। अंतरिप का मतलब क्या होता है कि ऐसा तिकोना भूभाग, जिस तिकोना भूभाग का वो अंतिम बिंदु है, तो उसको अंतरिप। जैसे भारत का ही अंतिम बिंदु कन्याकुमारी है। यस सर। तो कन्याकुमारी है तो आप बोलते हैं कैमरून, केप ऑफ कैमरून, यानी कैमरून अंतरिप। देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा, ये वाला केप ऑफ कैमरून लिखा हुआ है ना, देखिए आप लोग अपने सर सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, केप कैमरून लिखा हुआ है नीचे में, यकीन हो गया इनकी बात का। तो क्यों? क्योंकि ये भी उसी तरह का संरचना है, एक त्रिकोणात्मक भाग है, उसका अंतिम बिंदु है वो। तो कोई भी अंतिम बिंदु भूभाग का होगा वो समुद्र उसके बाद ही होगा, तो उसको हम लोग केप बोलेंगे, अंतरिक्ष बोलेंगे। अब चूंकि इस अंतरिक्ष से, किस अंतरिक्ष से? ये वाले अंतरिक्ष से आशा जगी, होप हुआ बहुत बड़ा कि नहीं पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी वास्तव में जो बोल रहा था कि गोल है, कहाँ हम डूबे। इस कारण से इसका नाम आशा अंतरिक्ष, केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया। 88 है, चलिए थैंक यू। 87 याद कीजिए, 88 मत कीजिए, 87 सही है। ठीक है। अब देखिए एक महान खोज, क्या था? महान खोज, ग्रेट इन्वेजन इन ज्योग्राफिकल फिनोमेना, भौगोलिक परिदृश्य में एक महान खोज। अब देखिए दूसरा नाम क्या है वो देखिए आप। दूसरा नाम जो मिलता है साहब वो कोलंबस का। किसका? तो कोलंबस ने 1492 ईस्वी में वो भारत की खोज के लिए निकला, क्योंकि आवश्यकता भारत की न थी, भारत की खोज। लेकिन वो पहुंचा कहां? तो एक नवीन देश में पहुंच गया, नवीन भूमि में पहुंच गया, और इसी को उसने इंडिया नाम दे दिया। लेकिन ये नाम दिया भूलवश उसने। इस भूल का समाधान किया जिस व्यक्ति ने, उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिगो वेस्पुची ये इटालियन नाविक था। क्या था? इटली का नाविक। तो कोलंबस स्पेन का था। ये कहां का था? स्पेन का था। गुड। ये सब छोटी छोटी बात है, लेकिन ये सब क्वेश्चन राइज हो जाता है, इसलिए आपके पास जो भी सवालात हो उसको दे दिया कीजिए ताकि उसका हल हो जाए। अब इसने क्या पता किया, समाधान किया कि ये भारत नहीं है, सॉरी
भारत नहीं बल्कि नवीन देश है। और जब चूंकि इसने किया तो इसी के सम्मानार्थ में इसको अमेरिका कहा गया। और ये काम कब अमेरिका वेस्पुची ने की? तो 1499 में। यानी 1499 से 1492-99 तक लोग यही समझते रहे कि ये जो कोलंबस ने खोजा है वही भारत है। इसलिए आज भी वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड इंडियन। बात समझ में आई? घबराइए नहीं, आराम से पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है जल्दीबाजी है। आराम से, हम जैसे आराम से पढ़ा रहे हैं वैसे आराम से पढ़िए, ठीक है? इतनी बात हो गई। अब देखिए एक तीसरा नाम आपको मिलेगा, वो नाम मिलेगा वास्को डी गामा। क्या चीज? वास्को डी गामा। ये देखिए 1498 में पुर्तगाली शासक जेम्स द्वितीय से सहायता प्राप्त कर 3 जहाजों के साथ निकला और केप ऑफ गुड होप पहुंच गया। ये क्योंकि पहले बता दिया था उसने, किसने? बार्थोलोमेव डायस ने। तो यहां तक उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, पहुंच गया। अब यहीं से केप ऑफ गुड होप से कोलंबस पश्चिम की ओर भाग गया था, तो गलत जगह पहुंच गया। तो भारत कहां है ये अभी तक किसी को पता नहीं। भारत कहां है किसी को पता नहीं। अब यहां पर उसको एक मेडागास्कर जगह है, आप देख लीजिए कहां पर है। तो ये वाला है। यहां का एक व्यक्ति था अब्दुल रहीम। क्या? अब्दुल रहीम। इसके सहयोग से इसने बताया। तो इसके सहयोग से क्या हुआ? ये भारत के कालीकट बंदरगाह पर, कालीकट में भी कप्पक डाबू एक जगह था, कप्पक डाबू, यहां ये पहुंचा। यहां का जो शासक था कप्पक कालीकट का, वो जमोरीन था। ये उपाधि थी एक्चुअली, ठीक है? इसने स्वागत किया। क्या किया? स्वागत किया। परंतु जो अरबी थे वहां पहले से रह रहे थे, अरबी ही मेन व्यापारी थे पूरे वैश्विक स्तर पर, कि अरबियों के द्वारा इनका विरोध किया गया, क्योंकि राजा समर्थक था इसलिए अरबी कुछ कर नहीं पाया। तो इस तरीके से भारत के लिए एक छोटा और सरल मार्ग जो है खोजने में सफलता मिली। कालीकट केरल में है, दिखाता हूं मैं आपको, सब कुछ देखिए, लीजिए खोजिए। उस साइड में कहीं पर आपको मिलेगा। आज उसका नाम कोझिकोड है। कोझिकोड खोलिए, कालीकट नहीं, कोझिकोड, KOZI होगा। ये नहीं मिल रहा, कोच्चि नहीं है, कोझिकोड नहीं। हम देखते हैं, देखिए क्या कैसे कोझिकोड है ना। यस सर, दिखा दीजिए। तो यही था कालीकट, ये कप्पक। तो इस तरीके से छात्रों भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। तो अब कल के क्लास से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन यूरोपीय कंपनी कैसे कैसे आई। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।